नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश योगी पर, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें और करते हैं तैयारी आपके कंपटीशन की। और आपका स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं इस समय यूजीसी नेट 2023 दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग टारगेट कर रहे हैं आने वाले जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस हैं, जो भी यानी कि विभिन्न स्टेट्स के जो आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशंस कराते हैं, उन सभी को हमारा टारगेट है। और उसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वेदर वो किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए हुआ हो या फिर यूजीसी नेट का हो, तो हम लोग वहाँ से 20 क्वेश्चन उठाते हैं और उन 20 क्वेश्चंस की एक डीप एनालिसिस करते हैं, जो कि आपके रिवीजन और स्टडी के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन है उसकी एक एनालिसिस करते हैं, आंसर करते हैं, और उसके अदर ऑप्शंस जो हैं उन पर भी हम लोग बात करते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग ये समझते हैं कि क्यों अदर ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, आपका एक ओवरऑल रिवीजन एक साथ होता चलता है। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को और थोड़ा सा डीप कर लें, स्टडी कर लें, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो सिंपल सा है, हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए पूरा सिलेबस कवर करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, आयोग में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस होते हैं, या फिर इन्हीं क्वेश्चन से निकले हुए जो अलग क्वेश्चंस होते हैं उनके आने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। सो डिस्कस करते हैं आज के 20 क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑन द सबलाइन इज एड्रेस टू। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो बातें हम लोग करेंगे। पहली बात ये है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है हिमाचल प्रदेश के 2016 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हुआ था, आयोग ने कराया था, वहाँ के लोक सेवा आयोग ने, वो पेपर है। और उसके प्रीवियस 60 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे के 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के, इंग्लिश लिटरेचर के आए हैं। तो ये टोटल 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए। प्लेलिस्ट आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी ऊपर, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा, पेपर एनालिसिस आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताना। कोई और क्वेश्चन है, किसी और पेपर का एनालिसिस चाहते हैं, वहाँ बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। देखिए, ऑन द सबलाइन, ये एक ट्रेटाइज है। ठीक है, ऑन द सबलाइन क्या है? ऑन द सबलाइन एक ट्रेटाइज है जो कि क्रिटिकल वर्क है, और ये अर्लीस्ट मीन्स की अर्लीस्ट वर्क्स में गिना जाता है। ऑन द सबलाइन का टाइम जो कहा जाता है वो टाइम माना जाता है सेकेंड सेंचुरी, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी BC। इट वॉज रिटन बाई लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस कौन थे, उनकी आइडेंटिटी बहुत क्लियर नहीं है, फिर भी इतना हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये लॉन्जाइनस का वर्क है, नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ऑन द सबलाइन क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑन द सबलाइन जो ट्रेटाइज है वो किसको एड्रेस्ड है? इज एड्रेस टू टेरेंटेनियस। ठीक है, टेरेंटेनियस एक कंटेम्प्रेरी राइटर थे, उनको एड्रेस थी ये जो ट्रेटाइज थी। ठीक है, ऑन द सबलाइन इज एड्रेस टू टेरेंटेनियस। एरिस्टोटल आप जानते हैं, ठीक है, प्लेटो को भी आप जानते हैं। प्लेटो इज द फर्स्ट क्रिटिक हु चार्ज्ड पोएट्स, एंड प्लेटो का विचार ये था कि पोएट्स मस्ट बी बैनिस्ड फ्रॉम सोसाइटी। आइडियल सोसाइटी जो हो, आइडियल स्टेट जो हो, उससे पोएट्स को बैनिस कर दिया जाना चाहिए। प्लेटो का ही स्टूडेंट था एरिस्टोटल, हु इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक ऑफ लिटरेचर। ठीक है, इनको फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक कहा जाता है। इनकी जो फेमस वर्क है पोएटिक्स, 26 चैप्टर्स में, वहाँ पर ट्रेजेडी और एपिक्स और इमिटेटिव आर्ट्स की का डिस्कशन किया गया है, जिसमें ट्रेजेडीज़ पर सबसे डीप एनालिसिस की गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, 62 पर चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आज का। ठीक है, आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी, थोड़ा सा हम लोग इसको, अभी ठीक रहेगा, हाँ चलिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है, व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, कॉमा,
एज सोर्सेज ऑफ सेंसिबिलिटी कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ सबलिमिटी। ठीक है, क्या है ये सोर्सेज ऑफ सबलिमिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कितने सोर्सेज बताए हैं, 5 सोर्सेज बताए गए हैं सबलिमिटी के। ठीक है, आउट ऑफ दीज 5 सोर्सेज 2 कैन नॉट बी कल्टिवेटेड एंड 3 कैन बी कल्टिवेटेड। ठीक है, जो 5 सोर्सेज ऑफ सबलिमिटी बताए हैं लॉन्जाइनस ने, उनमें 2 ऐसे हैं जिनको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, वो बाय बर्थ होती है, गॉड गिवन होती है। बाकी की 3 जो होती हैं उनको कल्टीवेट किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास है। पहला है डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि देखिए चारों ऑप्शंस जो हैं ये सभी के सभी 4 ऑप्शंस में 5 क्वालिटीज़ आपको दी गई हैं जो कि सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ सबलिमिटी हैं। ठीक है, तो पहला है डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन कैन बी अचीव्ड। ठीक है, उसको अचीव किया जा सकता है। दूसरा है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इसको भी प्रैक्टिस के जरिए समझा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड थिंग है नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। ठीक है, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन का मतलब है जो वर्ड चॉइस है, वर्ड सिलेक्शन है, उसको भी जो है सीखा जा सकता है, लर्न किया जा सकता है, प्रैक्टिस से बेटर किया जा सकता है। लेकिन आगे कह रहे हैं कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक ये हो गया कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंड द सेकेंड इज ग्रेंजर ऑफ थॉट। सेकेंड कौन सा है, सेकेंड इज, फर्स्ट वन इज कैपेसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड सेकेंड वन इज ग्रेंजर ऑफ थॉट। ये 2 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको डेवलप नहीं किया जा सकता, बोथ आर बाय बर्थ। ठीक है, जो बाय बर्थ या गॉड गिवन चीज़ें हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 5 के पाँचों जो हैं क्या हैं, ये 5 की पाँचों वो सोर्सेज ऑफ सबलिमिटी हैं जो कि बताए गए हैं लॉन्जाइनस के द्वारा इन हिज वर्क ऑन द सबलाइम में। क्लियर। लेकिन जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में जो 2 क्वालिटीज़ लिखी गई हैं वो गॉड गिवन होती हैं, गिफ्टेड होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, बाकी 3 को कल्टीवेट किया जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है आज का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है भाई, कह रहे हैं सिडनी। सिडनी मीन्स फिलिप सिडनी। ठीक है, सिडनी मीन्स फिलिप सिडनी ब्रॉडली डिवाइड्स पोइट्री इनटू। सिडनी ने पोइट्री को डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, सिडनी डिवाइड्स पोइट्री इनटू रिलीजियस, फिलोसफिक एंड ट्रू। ठीक है, 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया पोइट्री को, 3 पार्ट्स इन्होंने कहे। ठीक है, इसमें डिवाइड किया और ये कैटेगरीज क्या हो गई, ये कैटेगरीज हुई आपकी रिलीजियस, फिलोसफिक एंड ट्रू पोइट्री। रिलीजियस पोइट्री, फिलोसफिक पोइट्री एंड ट्रू पोइट्री, ये 3 क्वालिटीज, 3 पार्ट्स बताए इन्होंने। ठीक है, किसने, फिलिप सिडनी ने। क्लियर, इनका वर्क है एन अपॉलजी टू पोइट्री, अपॉलजी फॉर पोइट्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, दैट इज द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री बाई जॉर्ज पुटनहैम वॉज पब्लिश्ड इन। एक वर्क है, वर्क का क्या नाम है भाई, द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। क्या है, द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये वर्क है, लिखा किसने है, इट वॉज रिटन बाई जॉर्ज पुटनहैम। ठीक है, ये जॉर्ज पुटनहैम हैं, इन्होंने इस वर्क को लिखा है और पूछ रहा है कि भाई पब्लिश कब हुआ है। ठीक है, पब्लिश कब हुआ, तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1589। ठीक है, कब, 1589। ऑप्शन जो है आपके सामने, ऑप्शन बी है 59 सॉरी, ऑप्शन है 1589, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री वॉज पब्लिश्ड इन 1589, दैट इज अ क्रिटिकल वर्क बाई जॉर्ज पुटनहैम। ठीक है, जॉर्ज पुटनहैम का एक क्रिटिकल वर्क है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी में कुछ एक बातें और लिख लीजिएगा। एक और वर्क है द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्या है, द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री एक और वर्क है इसी टाइटल से जो कि पब्लिश हुआ था, जो कि पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1702।
1702। एक दूसरा वर्क है, टाइटल उसका भी सेम है, द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1702, ठीक। ये बात ध्यान में रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए, इसमें थोड़ा सा एरर है। जो जॉर्ज पुटनहैम का वर्क था द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, वहाँ पोएट्री की जगह वर्ड पोएजी यूज़ किया गया है। एक्चुअली आर्केइक रूप में पोएट्री को पोएजी भी लिखा जाता था। इनके जॉर्ज पुटनहैम का जो वर्क था 1589 का, उसमें एक्चुअली आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी लिखा हुआ है। और दूसरा वर्क है आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जो कि 1702 में पब्लिश हुआ था, और इसको एडमंड बिशे ने लिखा था, BYSSHE, एडमंड बिशे, ठीक है। इनका वर्क है और इन्होंने 1702 में इसको लिखा था। क्लियर? दो वर्क्स हमने बात कर ली, एक जॉर्ज पुटनहैम का द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी, एंड सेकेंड वन इज दैट द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री दैट वाज पब्लिश्ड इन 1702 बाय एडवर्ड बिशे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 59, ठीक। क्वेश्चन 59 इज थॉमस चैपमैन, ठीक। थॉमस चैपमैन attacked rhyme in a treatise commonly referred to as the art of English poesy, who answered campaign's attack। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकलिटी, क्योंकि ऊपर हम लोग दो वर्क डिस्कस कर चुके हैं, एक है आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, दूसरा है आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएसी, ठीक है। एक 1589 में पब्लिश हुआ है, दूसरा 1702 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। जो 1589 में पब्लिश हुआ था वो जॉर्ज पुटनहैम का था, द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी, और दूसरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री 1702 दैट वाज रिटन बाय एडवर्ड बिशे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक नया वर्क आपको मिल गया, किसका मिल गया? थॉमस कैम्पन, ठीक है। थॉमस कैम्पन का वर्क है द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी। इसको जनरली एक टाइटल दे दिया जाता है, बट इसका जो एक्चुअल टाइटल है वो है द ऑब्जर्वेशन इन द आर्ट ऑफ पोएट्री, ठीक है। जो ये वर्क है, ठीक है, द ऑब्जर्वेशन इन द आर्ट ऑफ पोएट्री, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1602, 1602 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। और इसमें जो है थॉमस कैम्पन ने राइम पर अटैक किया था, ठीक है। और इसका जो आंसर किया, इसका जो रिप्लाई किया, वो सैमुअल डेनियल ने किया था। किसने किया था? सैमुअल डेनियल ने किया। इनके वर्क का नाम था डिफेंस ऑफ राइम, ठीक है, डिफेंस ऑफ राइम 1602, ठीक है। 1602 में ही इसका आंसर दिया था सैमुअल डेनियल ने। अब आपका आंसर क्या हो गया? सैमुअल डेनियल। दो वर्क यहीं पर आपको और नोट करने की जरूरत है, डिफेंस ऑफ पोएजी आर एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। किसने लिखा है? फिलिप सिडनी का वर्क है, 1595 में लिखा गया था। दूसरा एक और वर्क है द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी, जो जॉर्ज पुटनहैम का है, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये वर्क्स आप लिख लेंगे, टाइटल्स पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन 66 पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 66 है whom does Dryden, क्वेश्चन कहाँ से है? ड्राइडन से है। whom does Dryden regarded as the most learned and judicious writer, the most learned and judicious writer which any theater had, ठीक है। थोड़ा सा ये पूरा है, इसको रुको, ठीक, ये इसको ऐसे करिए, इसको पूरे को मार्क रखिए, ठीक है। ये लाइन है एनी थिएटर हैड, किसी भी थिएटर के पास कोई भी कैसा भी व्यक्ति रहा है, मतलब मोस्ट जुडिशियस और लर्नेड पर्सनालिटी अगर कोई रहा है तो वो कौन रहा है, किसके लिए जो है ये टर्म ड्राइडन ने यूज़ किया है। देखिए इनका जो वर्क था जॉन ड्राइडन का, ठीक है, जो कि 1678 में लिखा था इन्होंने, ठीक है। उसमें जिसमें डायलॉग, क्या उसका वर्क का नाम था भाई? नाम उसका भूल गए हम, ठीक है, डायलॉग ऑन पोएजी ऐसे करके कुछ था, ठीक है।
सॉरी टाइटल्स कम बोल रहे हैं, तो उसमें इन्होंने शुरुआत में इन द बिगनिंग में बेन जॉनसन और शेक्सपियर दोनों के विषय में एक पैराग्राफ लिखा, जिसमें बेन जॉनसन को उन्होंने माना है कि लर्नड और जुडिशियस राइटर हैं किसी भी थिएटर के। तो आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेन जॉनसन। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन, ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, ये भी ड्राइडन से ही है। अच्छा, यहाँ पर एक पैटर्न हमने देखा इस पेपर में, जिस राइटर से या जिस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं, लगातार कई क्वेश्चंस आए हैं। और ये बात याद रखिए कि यूजीसी नेट में ऐसे पैटर्न्स नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस डिफरेंट मिलेंगे। ठीक, आगे देखेंगे ड्राइडन्स एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ठीक, यही वर्क था जो हम याद नहीं कर पा रहे थे। ड्राइडन का एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी यही वर्क था जिसमें इन्होंने बेन जॉनसन को प्रेज किया है। ठीक है, शेक्सपियर और बेन जॉनसन दोनों पर बात की है, बेन जॉनसन को प्रेज किया है ये कह करके कि ही इज़ द मोस्ट लर्नड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर हैड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि ड्राइडन्स एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज यूजुअली कंसिडर्ड एज रिटन इन द मैनर ऑफ, किस मैनर में लिखा हुआ माना जाता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला है प्लेटो का रिपब्लिक है, दूसरा है एरिस्टोटल का पोएटिक्स, तीसरा है होरेस का आर्स पोएटिका और चौथा है सिडनी का एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए 4 के चारों वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सभी का नाम और राइटर आपको याद होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट Essay on Dramatic Poesy, it was published in the year 1668। किस ईयर में? 1668 में ये पब्लिश हुआ था। एंड इन दिस वर्क ही हैज़ प्रेजेंटेड डायलॉग among the 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, और 4 कैरेक्टर्स के बीच में ये डायलॉग है जो एंशियंट मॉडर्न एंड फ्रेंच ड्रामा पर अपने डायलॉग्स देते हैं। एंड इट इज़ रिटन इन द मैनर ऑफ सिडनीज एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। सिडनी का जो एन अपॉलजी फॉर पोइट्री है उसी के मैनर में इसको लिखा गया है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 4 के चारों वर्क्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 68 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर। ये स्टेटमेंट किसका है यही आपको बताना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है यही आपको बताना है। स्टेटमेंट क्या है भाई? नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर। मतलब कह रहे हैं कि कुछ भी किसी को बहुत ज़्यादा या बहुत लंबे समय तक प्लीज़ नहीं कर सकता, पसंद नहीं कर सकता। ये सारा कुछ जो है सब प्रेजेंटेशन ऑफ नेचर है। किसने कहा है? किसका टर्म है? दैट इज़ अ टर्म बाय सैमुअल जॉनसन। ठीक है, ये किसका है? किसने एक स्टेटमेंट दिया है? इट इज़ अ स्टेटमेंट बाय सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर 1755 में पब्लिश हुआ था। सॉरी 1755 में ये वर्क पब्लिश हुआ था इनका, प्रीफेस टू शेक्सपियर। उसी में इन्होंने ये बातें कही हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन 69 पर चलेंगे। क्वेश्चन 69 क्या है? आर्नल्ड साउट टू ब्रिंग अबाउट, ठीक है, आर्नल्ड साउट टू ब्रिंग अबाउट हार्मनी बिटवीन। ठीक है, आर्नल्ड जो है किसके बीच में हार्मनी लाना चाहता है? हार्मनी का मतलब होता है एक संतुलन लाना चाहता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें डाउट में था, बट इसका जो मोस्ट पॉसिबल आंसर है वो आपका सी होना चाहिए। ठीक है, हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। ठीक, सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर होगा कि इन्हीं दो चीज़ों के बीच में जो हेब्रिज्म है एंड हेलेनिज्म है, इसके बीच में एक हार्मनी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कौन? मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक, हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है। इसका भी आंसर थोड़ा सा मुझे डाउट में है,
बट मोस्ट प्रोबेबल आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जिन क्वेश्चंस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, मीन्स कि मुझे एकदम ऑथेंटिकली नहीं मिले हैं, उसको मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए। 70 है क्वेश्चन, जॉन रस्किन्स कॉन्सेप्ट, जॉन रस्किन बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इज, ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है वो किससे लिंक है, ठीक है, दैट इज लिंक विद मोरालिटी, ठीक है। मोरालिटी से इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है जॉन रस्किन का, वो लिंक है, वो एसोसिएटेड है। और इसका जो डिस्कशन इन्होंने किया है अपने 1843 में पब्लिश्ड वर्क मॉडर्न पेंटर्स में इन्होंने इसका जिक्र, इसका डिस्कशन किया है। क्लियर, इनकी जो थियरी ऑफ ब्यूटी है उसका जो जिक्र है वो यहाँ पर आता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, रट्टा मार लो, ये बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, किसकी डेफिनेशन ऑफ पोएट्री है, तो इसको आप बहुत ही कायदे से रट्टा मार लीजिए। लाइन क्या है भाई, लाइन है, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। क्लियर। तो एक यही सेम टाइम पर मैं एक और डेफिनेशन आपको देना चाहूँगा, दैट इज पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। लिख लीजिएगा, मैंने क्या बताया, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। क्लियर। अब जरा देखिएगा, पहले मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई, क्या, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये जो डेफिनेशन है इट वॉज गिवन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स था उसमें उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, और इसके अगेंस्ट में किसने दिया, इसके अगेंस्ट में एक नई डेफिनेशन दी जो यहाँ पर आपको दी गई है, वो डेफिनेशन दी टी.एस. इलियट ने अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, ठीक है। जो इनका वर्क था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए अपनी डेफिनेशन दी। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, ये जो आंसर है, ये जो डेफिनेशन है पोएट्री की, वो टी.एस. इलियट ने दी थी। मीन्स कि आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। और जो दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है, लिरिकल बैलेट्स के प्रीफेस में लिखते हैं। क्लियर है, दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक दूसरे की अपोजिट हैं, और वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन के रिस्पॉन्स में टी.एस. इलियट ने अपनी डेफिनेशन दी थी। तो ये बात दिमाग में रखना है, दोनों डेफिनेशंस याद रखनी है, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है भाई, हु रिगार्डेड लाइफ एज अ ल्यूमिनस हालो, एज लाइफ एज अ ल्यूमिनस हालो, अ सेमी ट्रांसपेरेंट एनवेलप surrounding us from the beginning of the consciousness to the end, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किसकी है भाई, सबसे पहली चीज़ आपको जो यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, ल्यूमिनस हालो, ठीक है। ल्यूमिनस हालो से आप इस चीज़ को आप कर सकते हैं, या केवल ये जो इतना लिखा हुआ है इतने पर ही आप फोकस करेंगे, ठीक है, इतने पर भी फोकस करेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ये लाइन किसकी है, ये वर्जीनिया वुल्फ की लाइन है, ठीक है, किसकी है, वर्जीनिया वुल्फ की लाइन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 73, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरलिस्ट। 4
कटेक्स आपको दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सा स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है। तो 4 के चारों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिएगा, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ये स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई किया था एंथ्रोपोलॉजी पर। रोलैंड बार्थ्स, इनका भी स्ट्रक्चरलिज्म से संबंध है, ठीक है। रोमन जैकबसन, ये भी स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। बट जो जैक्स डेरिडा हैं, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चरलिज्म से ये हटे हैं, ठीक है। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का विरोध किया है चल करके आगे, और एक नई थियोरी डेवलप की जिसको कहते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आ जाते हैं, और बाकी के जो 3 हैं वो आपके स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड हैं। थियोरी पर हम अलग से क्लास लेंगे, उसका थोड़ा सा इंतजार करिए। पहले सारे पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, देयर आफ्टर थोड़ा सा डिटेल क्लासेस पर भी आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, तो इसमें जो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 73 में, ठीक है, 73 में आपका आंसर डी हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है। 74 है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से क्वेश्चन है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रिजेक्टेड Saussure's कॉन्सेप्ट ऑफ। एक्चुअली देखिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में आया। स्ट्रक्चरलिज्म किसकी थियरी पर बेस्ड है? Saussurean प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कि उन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड दिए थे, ठीक है। उसमें कुछ सुधार किया गया, और सुधार को करके तब जो है कहा गया कि भाई ये सुधार करके हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लाते हैं। तो कह रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो Saussure के किस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है। 3 कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड है, दूसरा है सेंट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा है बाइनरी अपोजिशन। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, और कह रहे हैं किसको रिजेक्ट किया, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने 2 कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। पहला कॉन्सेप्ट था इनका कि सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का जो कॉन्सेप्ट था, साइन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या रिजेक्ट किया, इन्होंने बाइनरी अपोजिशन को दिया, ठीक है। Saussure का कहना था कि भाई जैसे डे एंड नाइट वर्ड्स को बाइनरीज में समझा जाता है, बाइनरीज में इसकी मीनिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो इन्होंने इन दोनों आइडियाज़ को रिजेक्ट किया और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी को डेवलप किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलेंगे, ठीक है। द टर्म अल्टेरिटी, ठीक है। क्वेश्चन टर्म आपको दिया गया अल्टेरिटी, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज अल्टेरिटी, ठीक है। अल्टेरिटी मीन्स अदरनेस, ठीक है। अल्टेरिटी का मीनिंग क्या हुआ, अदरनेस, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, अदरनेस, ठीक है। 76 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, हु सेड दैट अ टेक्स्ट इज, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया गया है, किस थियरिस्ट का स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हु सेड दैट, किसने कहा, अ टेक्स्ट इज अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मल्टी डायमेंशनल स्पेस। इतना भी पूछा जा सकता है कि which theorist said that a text is a multi dimensional space। ऐसा भी, केवल इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, पूरा इतना ना दे करके, इसलिए मल्टी डायमेंशनल स्पेस आप जो है याद रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल स्पेस। आगे कह रहे हैं, अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस in which a variety of writings, none of them original, blend and clash. The text is a tissue of quotations drawn from innumerable centers of cultures, ठीक है। ये जो डेथ ऑफ ऑथर है, किसने लिखा था, रोलैंड बार्थ ने लिखा था। डेथ ऑफ ऑथर इन द ईयर 1967 पब्लिश हुआ था। तो उसी वर्क में रोलैंड बार्थ ने ये लाइन कही थी कि टेक्स्ट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस इन विच अ वैरायटी ऑफ राइटिंग्स, नन ऑफ देम ओरिजिनल। मतलब जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल स्पेस है, जहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो राइटिंग्स होती हैं वो आती हैं, क्या होती हैं, ब्लेंड एंड क्लैश, मिलती हैं और एक दूसरे से क्लैश करती हैं। और जितनी भी राइटिंग्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू रोलैंड बार्थ, नन ऑफ देम आर ओरिजिनल। आगे कहते हैं, द टेक्स्ट इज अ टिश्यू ऑफ कोटेशंस। टेक्स्ट जो है वो एक टिश्यू ऑफ कोटेशंस है। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ सम ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो होती है या फिर किसी भी
लिविंग बीइंग की जो बॉडी होती है टिश्यूज और सेल्स से मिल करके बनती हैं। सेल्स सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स का जो सम होता है वो मिल करके टिश्यूज बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज मिल करके कोई ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं भाई टेक्स्ट क्या है, वो टिश्यू ऑफ कोटेशंस है, डिफरेंट कोटेशंस हैं जिसको एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है एक टाइप के कोटेशंस को, और वो क्या बन गया, वो बन गया आपका टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको कहा है रोलैंड बार्थ ने अपने वर्क डेथ ऑफ आथर में, जो कि पब्लिश हुआ था 1967 में। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 पर चलेंगे। हु क्वाइंड द टर्म फैलगोसेंटरिज्म? बहुत बढ़िया टर्म है फैलगोसेंटरिज्म। ठीक है, फैलगोसेंटरिज्म ये टर्म किसने क्वाइन किया, इसका क्वाइनेज कौन है, ये आपको बताना है कि फैलगोसेंटरिज्म जो है किसका टर्म है। ठीक है, फैलगोसेंट्रिज्म जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट टर्म है। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है ब्लेंडिंग ऑफ फैलोसेंट्रिज्म एंड लोगोसेंट्रिज्म। जब फैलोसेंट्रिज्म और लोगोसेंट्रिज्म को मिलाया जाएगा तो उसको कहा जाता है फैलगोसेंट्रिज्म। क्लियर, फैलगो, ठीक है, दोनों का PHA वहाँ से लिया, लोगो वहाँ से लिया, सेंट्रिज्म मिला दिया। ठीक है, फैलगोसेंट्रिज्म इट रेफर्स टू प्रिविलेजिंग ऑफ द मैस्कुलाइन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। जो मैस्कुलिनिटी होती है मीनिंग के कंस्ट्रक्शन में, उसको प्रिविलेज मिलता है, यही क्या है, फैलगोसेंट्रिज्म, एंड इज अ टर्म गिवन बाय जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा का टर्म है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 में देखिएगा, थोड़ा सा मुझे बहुत डाउटफुल ये क्वेश्चन लगा। मैंने इसको बहुत कुछ खोजने की कोशिश की मार्क्सिज्म में, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं मिला। ठीक है, मे बी इसका आंसर जो है ए हो सकता है। ठीक, ए हो सकता है इसका आंसर, बट मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ए ही होगा। ठीक है, इसलिए प्रोबेबल आंसर मान करके चलिएगा, कभी भी इसका आंसर हमको मिल जाएगा, हम निश्चित रूप से आपको इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मान करके चलिए कि ऑप्शन यही है। एक जगह मुझे ये मिला है, बाकी और कहीं इसके विषय में हमको कोई डिस्कशन मिला नहीं, इसलिए हम आपको इसको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अ पोस्ट मॉडर्निस्ट वुड क्रिटिसाइज मार्क्सिज्म एज अ फैलेसियस थियरी। ऐसा हमको लगता है, मे बी हमारे जो सोर्सेज थे उसमें यही आंसर मिला, हो सकता है कोई और आंसर हो, इसलिए हम इसमें भी बहुत श्योरिटी के साथ आपको नहीं कह पा रहे हैं। क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हु एमंग द फॉलोइंग सेड फेमिनिज्म एट हार्ट इज अ मैसिव कंप्लेंट? फेमिनिज्म एट हार्ट इज अ मैसिव कंप्लेंट। लेस्बियनिज्म इज द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। कहने का मतलब क्या है कि जो फेमिनिज्म है वो क्या है, एक मैसिव कंप्लेंट है, मतलब वो एक प्रकार की कंप्लेन है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट एक उस कंप्लेन का सोल्यूशन क्या है, लेस्बियनिज्म। ठीक है, लेस्बियनिज्म जो है उस कंप्लेन का सोल्यूशन है। ठीक है, राइटर हैं, थियरिस्ट हैं जिल जॉन्स्टन। ठीक है, जिल जॉन्स्टन ये फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, और इन्होंने एक वर्क लिखा था अरे लेस्बियंस गे। अरे लेस्बियंस गे, स्पेलिंग लिखिएगा ARE अरे, लेस्बियंस LESBIANGS, सॉरी लेस्बियंस GS नहीं है, LESBIANS। ठीक है, अरे लेस्बियंस गे GAY, सिंपल R लेस्बियंस गे। ठीक है, R लेस्बियंस गे एक क्वेश्चन मार्क है। दिस इज द टाइटल ऑफ हर वर्क। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1793 में पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसी के साथ ये पेपर फिनिश हो जाएगा। आगे कल से जो भी हम लोग क्लासेस लेंगे, जो भी डिस्कशंस करेंगे, उसमें कोई नया पेपर हम लोग लेंगे और 20 क्वेश्चंस करते चलेंगे। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि 20 क्वेश्चंस हम लोग कर भी रहे हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी एक सीक्वेंस में सॉल्व होते चल रहे हैं। और सीक्वेंस में सॉल्व होने का एक फ़ायदा ये है कि हमको पैटर्न पता चलता है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है आज का, दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ राइम इज प्रोजरी से क्वेश्चन है। कह रहे बेसिक यूनिट ऑफ राइम, जो राइम है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है।
ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ राइम इज़, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। द बेसिक यूनिट ऑफ राइम इज़ सिलेबल, ठीक है। सिलेबल जो होता है वो राइम का बेसिक यूनिट होता है। तो ये सिंपल सा आपका आंसर हो गया। बाकी के वॉवेल्स आप सभी जानते हैं, कॉन्सोनेंट आप भी जानते हैं। फूड क्या होता है, जो सिलेबल से मिल करके बनता है उसे फूड कहते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो पेपर था 2016 MP असिस्टेंट HP हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर पीछे के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू द वीडियो। आपको बिगिनिंग में ही एक आई बटन पर लिंक मिला होगा, वहाँ पर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा, ताकि सभी तक ये वीडियोस पहुँच सके और सभी के लिए लाभ हो सके। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।